नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। चुनाव परिक्रमा में आज मैं अमेठी गया था। अमेठी इसलिए कि 2 दिन पहले से रॉबर्ट वाड्रा के इंटरव्यूज ने मीडिया में ऐसी कुछ सनसनी पैदा की कि लगा कि गांधी परिवार से एक नया आप कह सकते हैं एक नया अभ्यर्थी चुनाव मैदान में अमेठी से इस बार आने वाला है। चूँकि वो इंटरव्यूज़ जो आए, ऐसा लगा कि वो स्वयं रॉबर्ट वाड्रा ने ही उसके लिए पहल की, क्योंकि एएनआई में पहले आया, फिर डिफरेंट चैनलों पे आया। तो ऐसा लगा कि या तो गांधी परिवार एक तरह से टेस्ट करना चाहता है, वाटर टेस्ट की नीचे इस बॉल को अगर फेंक देंगे तो लोग किस तरह से प्रतिक्रिया करेंगे, ज़रा उसको देखा जाए। और या फिर वो सीरियस है कि चूंकि राहुल गांधी ने फाइनली वायनाड से पर्चा भर दिया है और पहले चरण में ही वहाँ चुनाव है, तो इसलिए अब उनके मन में ये आया होगा, जैसी परिस्थितियां हैं और जिस तरह की शंकाएं हैं अमेठी को लेकर, कि वो अमेठी से राहुल गांधी को न लड़ाएं। और चूंकि वायनाड में भी जाके राहुल गांधी ने वही कहा जैसा बड़े नेता अपने क्षेत्रों में कहा करते हैं कि ये तो उनका परिवार है, यहाँ पर वो सब परिवारी हो जाते हैं। हर चुनाव में सभी बड़े नेताओं का अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में इसी तरह का एक जुमला हम सुनते हैं कि वो उनका परिवार है। राहुल गांधी ने भी कुछ नया नहीं किया, वही दोहराया। और इसका नतीजा ये हुआ कि अब ये शंका बलवती हो रही है कि वो अमेठी से लड़ेंगे भी कि नहीं। ऐसा तब है जब बीजेपी ने अपने उम्मीदवार श्रीमती स्मृति ईरानी का नाम काफ़ी पहले ही डाल दिया है, जो पिछली बार भी यहाँ से सांसद थी। अमेठी में ये जो कांग्रेस की लीडरशिप की जो ये हाराकीरी है, इसकी वजहों को देखने के लिए हमें कुछ उसके आंकड़े देखने होंगे। और कुछ मैंने आज वहाँ के नेताओं से, खासकर कांग्रेसी नेताओं से मैंने ये टटोलने की कोशिश की कि उनके जो वहाँ के स्थानीय कांग्रेसी नेता हैं, कि उनके अंदर क्या पक रहा है, उनकी तैयारी क्या है, ज़मीनी सच्चाई क्या है। ज़मीन पर कई इस तरह के हमारे मित्र लोग प्रोग्राम्स करते हैं, जिन्होंने अमेठी के विभिन्न बाज़ारों, गांव वगैरह के लोगों से सैंपल लिए हैं और उसको आपके सामने विभिन्न कार्यक्रमों में पेश किया है। मैंने आज सेलेक्टिवली ये रखा कि वहाँ के नेताओं को टटोला जाए। आप आश्चर्य करेंगे कि कांग्रेस के कई नेता ऑन रिकॉर्ड बहुत सारी बातें बोलने को तैयार नहीं थे, ऑफ रिकॉर्ड बोल रहे थे। बहुत सारे लोग उसमें एजेंसियों से डरे हुए। अमेठी में कांग्रेस के कई नेता जिनके पास थोड़ा व्यापार वगैरह है, कारोबारी हैं, बाजार में बैठे हैं, उनमें ये साहस नहीं है कि कैमरे के सामने बहुत सारी बातें करें। ये मुझे बड़ा अचरज लगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने बातें की और उन बातों से कुछ तो फॉर्मल बातें थी, जिन बातों से अभी आप उनके बोलने के तरीके और जवाब से समझ लेंगे कि फॉर्मल कौन सा है और ऐसा कौन सा है जिसमें फॉर्मेलिटी नहीं है। दोनों तरह के सैंपल्स मेरे पास हैं, वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। लेकिन उसके पहले थोड़ा अमेठी के बारे में जो वहाँ के कुछ आंकड़े हैं, उनको जरा आप गौर से देख लें तो आप समझ सकेंगे कि इस परिवार की, गांधी परिवार की अमेठी के बारे में हिचकिचाहट की वजह इन आंकड़ों के पीछे छुपी हुई है। और अब अमेठी, ये मैं कह सकता हूं आज के अपने दौरे से भी और इन आंकड़ों की रोशनी में आपको जो मैं तथ्य बताऊंगा, शायद आप भी उसी तरह से सोचें कि कांग्रेस के लिए अब ये वैसी सीट नहीं रह गई है जिस पे वो भरोसा कर सकें या भरोसे से कह सकें कि ये उनकी सचमुच में पारिवारिक सीट है और ये उनको पिछली बार की तरह अगली बार भी धोखा दे, इस बार भी धोखा देगी या नहीं देगी, ये वो विश्वास से नहीं कह सकते। देखिए, अमेठी लोकसभा चुनाव क्षेत्र में पिछली बार जो वोट पड़ा, उसमें बीजेपी को करीब 49.71% वोट पड़ा। 49.71 यानी लगभग आधा, 50% के आसपास वोट पिछली बार बीजेपी को अमेठी में पड़ा। हालांकि गैप बहुत बड़ा नहीं था। राहुल गांधी को भी 43.84 यानी करीब 44% वोट कांग्रेस को मिला। ये इतना क्लोज इलेक्शन इसलिए हुआ
कि बहुजन समाज पार्टी जो वहां 50,000 से 1 लाख वोट का एक फैक्टर कई चुनाव में बनी हुई है, उसने पिछले चुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं दिया। तो अगर बहुजन समाज पार्टी अमेठी के चुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं देती है तो ये स्थिति जो है कांग्रेस के अनुकूल नहीं है। जो आंकड़े हैं वो यही बताते हैं, ये स्थिति बीजेपी के अनुकूल हो जाती है। और आश्चर्य आप करेंगे, इस बार भी अभी तक अमेठी में बीएसपी का प्रत्याशी अनाउंस नहीं हुआ है। एक ये बहुत महत्वपूर्ण वजह है। अब आप इस आंकड़े को देखिए, 2019 आपने देखा, 2019 में बीजेपी करीब 50% वोट उसे मिला और कांग्रेस को 44% वोट मिला। ये वही कांग्रेस है जिसको 2014 में करीब 47% वोट मिला था, 47%, 46.71% एग्जैक्टली। और तब बीजेपी को करीब 35% वोट मिला था। ये 2014 की बात है। प्रत्याशी वही थी स्मृति ईरानी, लेकिन वो बहुत करीब आ गई थी। लेकिन उस चुनाव में जो बीजेपी को 35% वोट मिला था, उसमें करीब 7% वोट बीएसपी को भी मिला था, 57,716, और 3% के करीब आम आदमी पार्टी को भी मिला था, जो उस चुनाव में कुमार विश्वास के रूप में उम्मीदवार थी। ये 2014 की बात है। तो करीब 9% वोट जो है, 9-10% वोट जो है, ये वोट अन्य पार्टियों में गया था 2014 में, जो 2019 में नदारद था। 2019 में ये मामला डायरेक्ट हो गया, और डायरेक्ट होने का नतीजा आपके हमारे सामने है। इस चुनाव में भी न आम आदमी पार्टी है और न अभी तक बीएसपी है। तो मामला लगभग आमने सामने है, और आमने सामने की लड़ाई होने पर यह कठिनाई हुई है पिछले चुनाव में कि बीजेपी ने उस मतदाता वर्ग में जो अन्य पार्टियों को मिलता है, कांग्रेस की तुलना में ज्यादा अपने लिए गेन किया है। इसके बाद आप अगर 2009 का चुनाव देखें और उसके आधार पर बीजेपी की आज की स्थिति देखें, तो वो चकित करने वाले आंकड़े। 2009 में कांग्रेस को लगभग 72% वोट मिला है। यानी आप समझिए कि 2009 में जो कांग्रेस 72% पे थी, वो 2014 में एकदम से स्लाइड करके 47% पे आ गई, और 2019 में 44% पे चली गई। 30% का अमेठी में स्लाइड है। प्रत्याशी वही है राहुल गांधी। 30% का स्लाइड। तो ये क्यों हुआ है, इस पे अभी मैं डिटेल्स में आऊंगा। और 2009 में बीजेपी को मिले वोट अगर आप देखेंगे, 6% भी नहीं थे। कुल 37,570 वोट थे 2009 में, जो बढ़ के 3,07,48 हो गए 2014 में, और 4,68,514 हो गए 2019 में। तो बीजेपी का ग्राफ यूं गया है अमेठी में, और कांग्रेस का ग्राफ यूं गिरा है अमेठी में। ये जो स्थिति है, ये आज उस राज परिवार को आप कहें या गांधी परिवार कहें या और कोई नाम दें, उसको डराती है। ये जो तथ्य हैं ये डराते हैं। इनके साथ एक और सेट ऑफ फैक्ट्स देख लीजिए तो स्थिति आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि आज गांधी परिवार की वो हिम्मत इस चुनाव मैदान में उतरने की जो नहीं हो रही है, उसकी वजह क्या है। अब आप विधानसभा के सिर्फ 2 बार के आंकड़े देख लीजिए, क्योंकि हम 2019 से ये परिवर्तन देख रहे हैं, बड़ा परिवर्तन जिसमें कांग्रेस अमेठी हार चुकी है। तो हम 2017 और 2022 के ही आंकड़ों के आधार पर विधानसभा की सीटों का विश्लेषण करेंगे, और आपको एक समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली अमेठी में हो क्या रहा है। तो अमेठी में 5 विधानसभा सीटें हैं। जैसी उत्तर प्रदेश में सभी लोकसभा सीटों में 5-5 विधानसभा सीटें होती हैं। इन 5 विधानसभा सीटों में 3 अमेठी जिले की है और 2 रायबरेली जिले की है। रायबरेली जिले में भी कांग्रेस जीती रही है, वो भी उनकी परंपरागत पारिवारिक सीट कही जाती है। तो ये जुड़ी हुई सीटें, जो सीट अमेठी में है वो 3 हैं, जगदीशपुर, गौरीगंज
और अमेठी। ये 3 असेंबली सीट तो हैं जो अमेठी जिले में आती हैं, और जो 2 रायबरेली जिले की आती हैं जो इस लोकसभा सीट को पूरा करती हैं, वो है सलोन और तिलोई। अब देखिए कि इन सीटों का क्या कैरेक्टर रहा है। 2022 की विधानसभा में इन 5 सीटों में कांग्रेस एक में भी नहीं जीती है। न जीतना तो चलिए एक चीज है, वो सिर्फ एक सीट पर, 5 में से सिर्फ एक सीट पर सेकंड आई है, और बाकी सारी सीटों पर या तो गायब है या पुअर थर्ड है। पुअर थर्ड, 10% वोट भी नहीं है। 10%, 12%, 6%, 8%, इतना वोट, 15%, कुल इतना वोट है कांग्रेस का असेंबली में। तो पिछले अभी 2022 में यहां सब जगह समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत हालत में। इन 5 में से 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीती हुई है, दोनों अमेठी की हैं, एक गौरीगंज और एक अमेठी, ये उसकी जीती हुई है। और सिर्फ एक जगह जगदीशपुर, जहां कांग्रेस सेकंड आई है, सिर्फ एक जगह, वो एक जगह है जहां सपा कमजोर है, उससे थर्ड है। बाकी चारों सीटों पर 2 सपा जीती है, 2 पे वो सेकंड है। तो यहां इस लोकसभा सीट में भले ही लोकसभा चुनाव गांधी फैमिली के लोग लड़ते रहे हों, लेकिन इसकी विधानसभाओं में जो सांगठनिक और सामाजिक ताकत है वो कांग्रेस के हाथ में नहीं है। ये तो 2022 की बात हुई जगदीशपुर का, अमेठी और रायबरेली की 5 सीटों का। 2017 में भी, 2017 में कांग्रेस इससे थोड़ा सा बेहतर थी, वो कम से कम 2 जगह सेकंड आ गई थी। फर्स्ट तो एक जगह भी नहीं आई थी, लेकिन 2 जगह सेकंड आ गई थी, कुल इतना फर्क था। तो अब आप समझ सकते हैं कि अमेठी कांग्रेस के लिए कोई ताकतवर कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। मतलब उसमें जो भी स्थिति है वो ऐसी नहीं है कि वहां वो बहुत दावा कर सके और दावे के साथ वो चुनाव लड़ सके, क्योंकि नीचे वो बैसाखियों पर निर्भर है। वो बैसाखियां हैं बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, खासकर समाजवादी पार्टी। यहाँ के चुनाव में हमेशा ये होता है, समाजवादी पार्टी रायबरेली और अमेठी में अपने प्रत्याशी नहीं देती। सच्चाई ये है कि यहाँ पर अगर विपक्ष कोई है तो समाजवादी पार्टी ही है। तो यहाँ समाजवादी पार्टी की बैसाखी पर कांग्रेस लोकसभा का चुनाव लड़ती है, और ये उसके द्वारा उसे मिलने वाली गिफ्ट भर है। ये इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की सच्चाई है जो बहुत विस्तार से बात जिसकी नहीं होती है। और उसकी वजह है कि हम जब इस देखते हैं कि राहुल गांधी पिछला चुनाव हार गए, तो एकाएक हम सोचते हैं कि कांग्रेस ने अपना बैशन जो था उसको लूज कर दिया। सच्चाई ये है कि वो उनका बैशन उस तरह से कभी नहीं नीचे से था, और वो जब तब था जब कांग्रेस के लिए वो उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार भी थी। ये 1989 से पहले की दुनिया है। 1989 के बाद पराभव शुरू हुआ है, और वो वहां तक पहुंच गया है जहां आज है कि 5 विधानसभाओं में, अमेठी लोकसभा क्षेत्र की सिर्फ एक विधानसभा में, पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही है, किसी स्थान पर पहले स्थान पर नहीं रही। तो इतनी कड़वी सच्चाइयों के की वजह से अमेठी अब एक ऐसी सीट नहीं है जिस पे गांधी परिवार ये दावा करके चुनाव लड़ने आ सके, और ये बात बीजेपी खूब अच्छी तरह से जानती है। बीजेपी ने बहुत कायदे से इस पूरे इलाके में अपने संगठन का विस्तार किया है, और पन्ना प्रमुख के स्तर तक जैसे वो अपने संगठन को ले जाते हैं, उन्होंने विधानसभाओं में बहुत बेहतर रिजल्ट दिए हैं। इस बार उनके पास 3 है, जो 2 विधानसभाएं सपा ने जीती थी। राज्यसभा में वो दोनों विधायक भी बीजेपी से मिल गए थे, एक ने तो बीजेपी के प्रत्याशी को वोट दिया और एक एब्सेंट हो गई। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि 5 विधानसभाओं में आज की तारीख में बीजेपी का बोलबाला है,
जो अमेठी में नीचे की विधानसभाएं हैं और कांग्रेस नदारद है। तो ये बड़ी तल्ख सच्चाई थी जो मैंने कांग्रेस के लोगों के सामने, कांग्रेस के मैं नेताओं से मिलना चाहता था जो पुराने कई पीढ़ियों से वहां हैं और कांग्रेस का काम करते देखते रहे हैं। मैं उनसे समझना चाह रहा था कि ये जो नई बॉल मैदान में आई है, रॉबर्ट वाड्रा के नाम से टेस्ट के लिए फेंकी गई है, इसका दरअसल असर क्या है और इसका असर खुद कांग्रेसियों पे क्या है। तो मैं आपको 2 इंटरव्यूज तो छोटे छोटे से बातचीत दिखाता हूं जो कांग्रेस के आधिकारिक नेताओं के हैं और उन्होंने कोशिश की है आधिकारिक रूप से जवाब देने की, उसमें मीठ नहीं है। वो कोशिश भर कठिन सवालों पर वैसिलेट करते हुए निकल गए। लेकिन 2 ऐसे कार्यकर्ता जो उस श्रेणी में नहीं है, उन्होंने बड़े तल्ख जवाब भी दिए हैं, वो मैं बाद में सुनाऊंगा। पहले जिन्होंने मेरे हिसाब से फॉर्मल जवाब दिए हैं वो हैं एक तो दीपक सिंह, एक युवा नेता हैं कांग्रेस के, बड़े तेज तर्रार हैं, एमएलसी रहे हैं और आप कह सकते हैं गांधी परिवार से काफी टच में रहते हैं, बहुत सक्रिय रहते हैं। वो कहीं गाजीपुर वगैरह में थे तो उनसे गाड़ी रुकवा के हम लोगों ने बातचीत रिकॉर्ड की है। पहले दीपक सिंह को सुन लीजिए आप। मेरे साथ हैं दीपक सिंह जो पहले एमएलसी रह चुके हैं, अमेठी के रहने वाले हैं, अमेठी के सबसे युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इनका शुमार है। इनसे अमेठी के उन्हीं संदर्भों में जिसमें हमने और लोगों से बात की है समझने की कोशिश करते हैं। दीपक भाई, क्या हो रहा है? अभी तक आप लोगों ने डिसाइड नहीं किया कि कौन लड़ेगा कौन नहीं। इस बीच रॉबर्ट वाड्रा साहब का हैट रिंग में आ गया है। तो मैं आज घूम रहा था अमेठी के, बहुत सारे लोगों से मिला, कार्यकर्ताओं से, पॉलिटिकल लोगों से। आपकी क्या राय है, क्या पोजीशन है आपकी, क्या करने वाले हैं आप लोग? देखिए शीतल भैया, जो हालात 2004 में थे आज वही हालात हैं। तब भी लोग कयास लड़ा रहे थे कि क्या सोनिया गांधी जी कहाँ से लड़ेंगी, राहुल जी कहाँ से लड़ेंगे, और राहुल गांधी जी अमेठी लड़े थे। उस बार देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार भी बनी थी, तब भी हालात यही थे। लोग साइनिंग इंडिया कौन कौन से नारे के भ्रम में थे। आज भी भ्रम की स्थिति पैदा की गई है। तो मुझे लगता है इतिहास अपने आप को दोहराएगा। राहुल गांधी जी अमेठी से लड़ेंगे, देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। और अमेठी वाले इस बात को ठानकर राहुल गांधी जी के लिए, आम जनता, अमेठी का नेता कार्यकर्ता ही नहीं, आम जनता राहुल गांधी जी के लिए प्रचार कर रही है, काम कर रही है। ऐसा पहली बार हुआ है अमेठी के इतिहास में कि बिना किसी संसाधन के, बिना नेता की अनुमति के, बिना किसी वजह के वो राहुल गांधी जी का काम कर रही है और स्मृति ईरानी जी का पोल पट्टी खोल रही है। देखिए, पिछले 3 चुनावों के जो नतीजे हैं और जो विधानसभा में आपकी स्थिति है, वो आपके इस दावे के बहुत खिलाफ है। जैसे 2009 में बीजेपी पुअर थर्ड थी, लेकिन उसके बाद 2014 में एकाएक उसने बहुत अच्छी छलांग मारी और वो एकदम पास की रनर अप हो गई और 2019 में उसने आपको पछाड़ दिया। विधानसभाओं का हाल ये है कि जो 5 हैं उसमें 2 जो सपा के पास थी, वो दोनों भी इस बार राज्यसभा के चुनाव में विद्रोही हो गई। एक ने तो बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट दे दिया और एक एब्सेंट हो गई। तो आपके लिए जो आपका इंडिया गठबंधन बना है, उसकी भी स्थिति अमेठी में बहुत अनुकूल नहीं है। तो इसलिए जो बात आप कह रहे हैं, क्या आपके पास बीजेपी की तरह पन्ना प्रमुख स्तर का राजनीतिक संगठन है? मैं क्रमवार आपको बताता हूँ। देखिए, ऐसा है, 2 चीजें हैं। पहली बार जो लोग गद्दारी किए हैं समाजवादी पार्टी से, उनका कोई अपना वजूद नहीं था। वो अपनी उन पार्टियों के दम पर आए थे जिस पार्टी के वो सदस्य रहे हैं। उन पार्टियों के दम पे चुनाव जीत के आए थे। उनका अपना खुद का होता तो जिला पंचायत हारे हैं, छोटे चुनाव हारे हैं, जीतते नहीं। दूसरा, आपने कहा कि हमारा स्टेक विधानसभाओं में नहीं है, तो वो पहले भी नहीं रहा है। जब राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी लंबे अंतर से अमेठी, रायबरेली में चुनाव जीतते थे, तो हमारा स्कोर जब 2007 में मेरे ख्याल से कांग्रेस के अमेठी, रायबरेली मिला के 7 एमएलए जीते थे। तब भी हमारा स्कोर अच्छा नहीं था। हमारे यहाँ से तब भी 2 लोग हार गए थे।
वो दूसरी वजह होती, चूंकि हम सब लोग दूसरे टाइप की पॉलिटिक्स करते हैं। जब राहुल गांधी जी होते हैं सांसद या सोनिया जी होती हैं, सबकी सुनते हैं, पार्टी का भेदभाव नहीं करते हैं, मदद करते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, बसपा का हो या भाजपा के हो। आज उसके उदाहरण नहीं लेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लाखों लाख रुपए इलाज में खर्च किए गए फाउंडेशन से या सरकार के माध्यम से, और मनाही की गई राहुल जी तरफ से कि बात पब्लिक में नहीं जानी चाहिए। तो वो हमें फायदा लोकसभा मिलता है। और आपने कहा कि हमारे पास पन्ना प्रमुख है कि नहीं है, संगठन है कि नहीं है। शीतल जी, ये पहली बार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जो पन्ना प्रमुख है, वो हमारे यहाँ जब प्रियंका गांधी जी राहुल गांधी जी के लिए काम करती थी, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था पूर्वा प्रभारी का। पूर्वा प्रभारी हमारा हर, जैसे आप तो गांव के बैकग्राउंड से हैं, जानते हैं, एक मजरे गांव, एक जो पोलिंग स्टेशन हो गई, उसमें 5 से 7 पूर्वे, 8 पूर्वे, 10 पूर्वे होते हैं। हम वो एक उस पूर्वे का अध्यक्ष बनाते हैं। उसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हैं। तो वो पूर्वा प्रभारी की नकल की थी भारतीय जनता पार्टी ने पन्ना प्रमुख नाम देके। पहली बार हम लोगों ने जो उसको किया था, इधर थोड़ा सा निष्क्रिय था, हम लोगों ने फिर से पन्ना प्रमुख बनाए हैं 8,680 8,680 पूर्वा प्रमुखों की लिस्ट फिर से तैयार हो गई है। वो लोग संगठित होके काम कर रहे हैं और राहुल गांधी जी का इंतजार कर रहे हैं। तो अगर राहुल गांधी जी की जगह रॉबर्ट वाड्रा आ गए तब? नहीं, रॉबर्ट वाड्रा साहब ने तो मुरादाबाद की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा साहब नहीं, रॉबर्ट वाड्रा साहब ने मुरादाबाद की इच्छा जाहिर की है। मैं किसी जी, राब मुझसे पहले प्रियंका गांधी जी को सांसद बनना चाहिए, शायद वो भी सही कहा होगा। उनसे पूछा गया आपकी पहली चॉइस कौन सी है, तो उन्होंने कहा मेरी पहली चॉइस मुरादाबाद है। तो मुरादाबाद तो हमारे पास है नहीं। हाँ, मुरादाबाद तो समझौते में सपा के पास है। तो बची अमेठी। अमेठी आपने अभी जी, डिक्लेयर नहीं किया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अमेठी रॉबर्ट आ जाएंगे लड़ने? देखिए, ये फैसला हमारी पार्टी और हमारे नेताओं को करना है, लेकिन जहां तक अमेठी और रायबरेली का सवाल है, यहाँ के जो जनमानस की इच्छा है, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ें, और रॉबर्ट साहब की भी इच्छा यही है, उन्होंने इस बात को कहा है। अच्छा, मुझे अमेठी में कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि दीपक सिंह के ही कंधे पे अमेठी की जिम्मेदारी आए। कहीं ऐसा हुआ तब? देखिए, हम राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के कार्यकर्ता हैं। कंधे पर जिम्मेदारी का बोझ जब मतदाता था तब से कांग्रेस पार्टी को ही उठाता आया हूँ, और उससे ज्यादा मेरी जो निष्ठा है, मेरे कार्य का जो समर्पण है, जब मैं पंचायत चुनाव जीतता था, लड़ता था, तब भी तो वो जिम्मेदारी का बोझ तो उठाता हूँ। एक बार तमन्ना है राहुल गांधी जी अमेठी के सांसद रहते हुए देश के प्रधानमंत्री बने, वो दौर भी देख लिया जाए। चुनाव लड़ने की इच्छा होगी, आसपास की बहुत सारी सीटें हैं, वहां से लड़ने की ख्वाहिश है। जब लड़ाएंगे राहुल जी, प्रियंका जी, लड़ लिया जाएगा। अ, इसके बाद मैं आपको योगेंद्र मिश्रा से मिलवाता हूँ। गौरीगंज में योगेंद्र मिश्रा मिले, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव हैं, और इनके घर में इनसे बात हुई। ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सी बातें हुई हैं जो मैं उनका नाम लिए बिना अपने संदर्भों में आपसे कहूँगा, जो उन्होंने कहा है कि मैं नहीं, ऐसा सभी कहते हैं जिनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है, तो मैं वहाँ उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो रिकॉर्ड पे बात हुई वो आपके सामने। तो क्या पोजीशन है सब यहाँ गौरीगंज में आपके, अगर चुनाव में कांग्रेस परिवार से कोई आता है? अभी तक तो रॉबर्ट वाड्रा जी ने अपना हेड फेंका है, तो इससे क्या परिवर्तन आपको लग रहा है? कुछ परिवर्तन होगा या राहुल जी आते तो बेहतर था? क्या पोजीशन है? देखिए, यहाँ का जो वातावरण है, हाँ। यहाँ के जो लोग हैं, हाँ। कई वर्षों से वो गांधी परिवार से उनका पारिवारिक अटैचमेंट रहा है, ठीक। और गांधी परिवार का भी यहाँ से वही पारिवारिक लगाव रहा है जी। तो परिवार का कोई भी सदस्य रहेगा, यहाँ सब सराफों पर लेने के लिए तैयार बैठे हैं। मतलब इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि राहुल जी हो या रॉबर्ट आए? देखिए, इससे कोई बहुत फर्क पड़ने की बात नहीं है। हाँ। और रॉबर्ट जी तो यहाँ चुनाव में आते रहे हैं, काम करते रहे हैं। हाँ। हाँ। और तो परिवार के सदस्य, उनको भी माना ही जाता है। अच्छा, अब जब ये यहाँ की 5 विधानसभाओं में जो 2 सपा के एमएलएज थे, दोनों इस समय डामाडोल हो गए हैं। एक तो विरोध में ही चले गए और एक ने वोट नहीं दिया था। तो ऐसी परिस्थिति में 5 में से एक भी विधायक आपके साथ नहीं है,
तो आप पिछला रिजल्ट भी कैसे कवर कर पाएंगे? देखिए, पिछला जो यहाँ विधानसभा का सीन अलग होता है, हाँ, लोकसभा का सीन अलग होता है। ठीक। यहाँ विधायक के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके पीछे भी आप पीछे के रिजल्ट पे जाएं या पीछे भी देखें आप, तो समाजवादी के एमएलए रहे या अन्य कोई भी एमएलए रहे या भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, उसमें उन्होंने जिस विधानसभा में जो वोट हासिल किया, लोकसभा में उसका जस्ट उलट हुआ है। क्योंकि गांधी परिवार के चुनाव लड़ने पर यहाँ पर कभी जात पात की बात रहती नहीं है, ना छोटे स्तर की कोई बातें रहती हैं। आज की स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मूल भारतीय जनता पार्टी के वर्कर जनपद के हैं, वो भी इस बात के लिए व्याकुल हैं कि यहाँ पर राहुल गांधी या गांधी परिवार ही चुनाव लड़े। अच्छा, अभी जो नया घोषणा पत्र आया है पार्टी का, इसमें जो फैसला लिया है कांग्रेस पार्टी ने, जो इसके पहले नहीं था, इसमें बहुत क्रांतिकारी फैसले लिए हैं। इसका सबका कोई असर यहाँ आपको नज़र आएगा चुनाव में? देखिए, चुनाव पूरे देश स्तर पे नज़र आएगा निश्चित रूप से, क्योंकि कांग्रेस जो कहती है वो करने का पूरी तरीके से प्रयास रहता है और वो धरातल पे उतरता भी है। इसके पहले भी किसान कर्जा माफ़ी काम किया था मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, और नौजवानों के लिए राहुल जी हर मीटिंग में, हर सभा में, हर जगह इस बात को बोलते रहे, चाहे वो सदन हो, चाहे वो सड़क हो, हर जगह उन्होंने बेरोजगारी की बात उठाई, महंगाई की बात उठाई। तो नौजवानों के लिए जो उन्होंने 5 न्याय और 25 गारंटी की बात की है, निश्चित रूप से उससे आम जन में, नौजवानों में, किसानों में और छोटे व्यापारियों में इसका सबका बहुत असर दिखाई देने वाला है। और आने वाले समय में जो घोषणा पत्र है, इसका असर पूरे देश में दिखेगा। सारे जनमानस में इस बात का है कि जो गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी कहती है वो करती है। आप लोगों की सांगठनिक स्थिति कैसी है? क्योंकि बीजेपी का तो पन्ना प्रमुख स्तर पर संगठन होता है, यानी जो चुनाव में एक पेज होता है उस स्तर पर भी उनका संगठन होता है, और यहाँ उन्होंने पिछले 3 चुनावों में लोकसभा के लगातार बढ़त हासिल की है और पिछला चुनाव जीत ही लिया है। तो ऐसी परिस्थिति में आप लोगों की सांगठनिक स्थिति क्या है? देखिए, संगठन यहाँ हमेशा ही प्रियंका जी के मार्गदर्शन में काम करता रहा है, बना है, और संगठन गांव स्तर पे है, पहले से भी था, अभी भी है। लेकिन बात संगठन तो अपना काम करता है, वो चुनाव प्रचार करेगा, पार्टी की नीतियों रीतियों को गांव तक पहुंचाएगा, आपके झंडे बैनर को पहुंचाएगा। लेकिन जो आम जनता है, जब उसका झुकाव बढ़ता है, उसका रुझान बढ़ता है, तो कार्यकर्ताओं का मनोबल अपने आप बढ़ जाता है। पिछली बार झूठ के झांसे में आकर के हमारे कुछ कार्यकर्ता भी मायूस हुए थे, उनका मनोबल गिरा था, और आमजन, नौजवान भी इनके झूठ के झांसे में आ गया, इनके 13 रुपए किलो की चीनी की बात में आ गया, इनका रोजगार देने की वादे पे आ गया। आज स्थिति सब उसकी उलट है। आज गांव में लोग भी तैयार बैठे हैं, और पार्टी संगठन का कोई गांव, पूरे देश स्तर पे कोई ग्राम सभा ऐसी नहीं है, पूरे देश की बात कर रहे हैं। अमेठी में तो संगठन पहले से भी था, लेकिन पूरे देश स्तर पे कोई गांव ऐसा नहीं है जहां कांग्रेस का सिपाही एक जरूर निश्चित रूप से रहेगा। चलिए, धन्यवाद आपको। आपको लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल फॉर्मल बातें हो रही हैं। बात सही है, इन दोनों नेताओं ने फॉर्मल बातें की, फॉर्मल जवाब दिए हैं जैसा कोई राजनीतिक व्यक्ति देता है। लेकिन यही मुझे मिले कांग्रेस के एक बहुत पुराने कार्यकर्ता, जो एक कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं और लंबे समय तक कांग्रेस में रहे। हमदर्दी आज भी है, अब थोड़े तल्ख हैं, नाराज हैं, तो वो बड़ी साफगोई से अपनी बात कह रहे हैं, और वो है डॉक्टर हाजी सुल्तान। अब डॉक्टर हाजी सुल्तान से आपको उस तल्खी का थोड़ा अंदाजा हो जाएगा जो अमेठी के कांग्रेस समर्थकों और कार्यकर्ताओं के अंदर है, और जो सवाल उनके भीतर है। सुनिए डॉक्टर हाजी सुल्तान ने क्या कहा। शुभ नाम क्या है? हाजी मोहम्मद सुल्तान। अच्छा, गौरीगंज में आप कांग्रेस में किस पद पर हैं? मैं किसी पद पर नहीं। पहले थे, वो उपेक्षा के कारण मैं थोड़ा सा पता शिक्षक। अच्छा, प्रिंसिपल रिटायर प्रधानाचार्य। अच्छा, क्या माहौल है इस चुनाव में? चूंकि देश की निगाह है अमेठी में, अभी तक कांग्रेस ने अनाउंस नहीं किया है, अब रॉबर्ट वाड्रा का नाम आ रहा है, क्या लग रहा है आपको?
देखिए, अगर कोई गांधी परिवार का आएगा तब लड़ाई जम करके होगी। और गांधी परिवार से हट जाएगा तो वर्तमान में जिन्होंने अपना पैर जमा लिया है वो जम गया है। तो रॉबर्ट वाड्रा को गांधी परिवार का माना जाएगा? अपेक्षाकृत कम। अपेक्षाकृत कम जी। तो अगर राहुल गांधी की जगह रॉबर्ट वाड्रा आएंगे तो कितना % फर्क पड़ेगा? कम से कम 15 से 20% फर्क पड़ जाएगा। जो राहुल को मिलता है, प्रियंका जी को मिलता है, वो संभव है कि उनको ना मिल पाए। तो ये बताइए कि पिछले 3 चुनावों से ऐसा हो रहा है कि बीजेपी बहुत नीचे थी 2009 में जी। 2014 में एकाएक वो आई मुकाबले में, और 2019 में तो उसने पासा ही पलट दिया। और अब वो कहती है कि उसका एक एक पन्ने पर, पन्ना प्रमुख कहते हैं उनका एक टर्म है जी। तो उस लेवल का उनका संगठन है। केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, सरकारें बड़ी हनकदार हैं, प्रशासन वगैरह का बहुत बेहतर इस्तेमाल करना जानते हैं, साधन संपन्नता में उनका कोई मुकाबला नहीं है। और अमेठी की 5 विधानसभा में एक भी कांग्रेस की अपनी नहीं है। जो 2 समाजवादी पार्टी की थी वो दोनों इस बार राज्यसभा के चुनाव में आप कह सकते हैं एक ने तो वोट ही दे दिया बीजेपी को और एक वोट देने ही नहीं गई। तो ऐसी सूरत में कैसे कोई मुकाबले की स्थिति अमेठी में है? देखिए, मुकाबले की स्थिति ये रहेगी कि राहुल गांधी जब थे तो यहाँ के संगठन और कार्यकर्ताओं ने उनको हराने का काम किया। आज संयुक्त में आकर के कि वो जीतेंगे तो है ही, और जो कुछ भी गरीब और कार्यकर्ताओं को एक सुविधा के अनुसार कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त होती थी, उसको लोगों ने अकेले अपने ठेके पर ले लिया और काम नहीं करने दिया, न किया, जिसका परिणाम ये हो गया, ये सोच करके कि गांधी जी जीतेंगे, राहुल जी जीतेंगे, और इसी उद्देश्य को लेकर के जितने भी ऊपर से पर्यवेक्षक और यहाँ तक आए थे पार्टी से संबंधित, सब ने अति विश्वास पर राहुल गांधी को धोखा दिया। और वो स्थिति आज भी वो इन्हें गिने कुछ चापलूस लोग आज भी लगे हैं जो वर्तमान में संगठन के पीछे पीछे चल रहे हैं। तो वो पाश्चाताप तो हमारे समाज को बहुत तगड़ा है। गरीब आदमी क्या करे, समाज को बहुत तगड़ा पाश्चाताप है हारने का। और इस समय अगर गांधी परिवार के अलावा कोई आ जाता है तो जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत है उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, तो रॉबर्ट वाड्रा आपके हिसाब से हैं तो गांधी परिवार के, लेकिन एग्जैक्टली गांधी परिवार नहीं माने जाएंगे? नहीं माने जाएंगे। अच्छा जी। तो 10-15% 19 पड़ेंगे। हाँ, राहुल गांधी की तुलना में। इसलिए कि क्योंकि प्रियंका जी आ जाएंगे, राहुल जी आ जाएंगे और ये सोचेंगे ठीक है परिवार आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जिस तरह से भी हो तो उसका इफेक्ट तो पड़ेगा, लेकिन अभी स्मृति जी को हराना मुश्किल हो जाएगा। स्मृति जी की लोकप्रियता का क्या हाल है पिछले चुनाव से इस चुनाव में? एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर और एक कांग्रेस के वर्कर रहे व्यक्ति के तौर पर आपको क्या लगता है? देखिए, मैं पूरे जीवन का कांग्रेसी व्यक्ति रहा हूँ, लेकिन कुछ उपेक्षाओं के कारण मैं अलग हुआ और कांग्रेस का इस समय वर्चस्व भी लगभग समापन की ओर चल रहा है। तो विकल्प को कहीं न कहीं तलाशना पड़ता है। हम लोग वर्तमान विधायक राकेश प्रताप सिंह के आदमी हैं और ये नहीं कि किस पार्टी के हैं वो, ठीक, उनके व्यक्तिगत व्यक्तित्व के ऊपर हम लोग प्रभावित हैं। ठीक। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने जो स्मृति ईरानी जी ने कांग्रेस का कार्य जो था वो उद्घाटन करने का था, पूर्ति नहीं हो पाती थी। अच्छा। 10 साल, 5 साल, 20 साल लग जाते थे, चाहे रेलवे स्टेशन की बात हो, चाहे अमेठी से ऊंचाहार की रेलवे लाइन की बात हो, चाहे और भी केंद्रीय कार्यालय की बात हो। इनके कार्यकाल में वो समस्त चीजें जो राहुल गांधी जी और राजीव गांधी जी के द्वारा घोषित थी उसको उनको 10-10, 15-15, 20-20 साल लग गया, वो धरती पर नहीं आया। लेकिन इन्होंने उसको करके दिखा दिया और उद्घाटन और शिलान्यास में ज्यादा अंतर नहीं रहा, इसलिए उनका प्रभाव ज्यादा पड़ा हुआ है इस समय। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। बहुत अब हो ये रहा था कि यहाँ सारा जो नीचे से जमीन है वो तो समाजवादी पार्टी की है और बात हम सारी कांग्रेस से कर रहे हैं, तो जरूरी था कि जरा समाजवादी पार्टी को भी टटोल लिया जाए कि यहाँ अमेठी लोकसभा क्षेत्र में जो समाजवादी पार्टी है वो इस चुनाव में अपनी किस भूमिका इस लोकसभा क्षेत्र के लिए वो किस तरह से देख रही है। क्या इंडिया गठबंधन का जो साहचर्य है वो अमेठी में इस लोकसभा सीट में कार्यकर्ताओं और उनके नेताओं के स्तर पर भी किसी हद तक है या उसमें भी कोई बिकरिंग है? तो ये टटोलने के लिए मैं समाजवादी पार्टी की महिला विंग की अमेठी क्षेत्र की अध्यक्ष गुंजन सिंह से मिला
युवा स्त्री हैं, तो उनसे थोड़ी सी बात हुई। तो गुंजन से सुन लीजिए कि समाजवादी पार्टी का लोकल स्टैंड किस तरह से है, वो इस चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं। मेरे साथ हैं गुंजन सिंह, जो समाजवादी पार्टी के महिला विंग की अध्यक्ष हैं अमेठी में। इनसे पूछते हैं कि इंडिया गठबंधन की क्या हालत है, इंडिया गठबंधन के रूप में अमेठी लोकसभा क्षेत्र में किस स्थिति में है। देखिए, इंडिया गठबंधन का जो यहाँ पे अलायंस हुआ है, यह बहुत ही मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ी। जिस हिसाब से अभी आपने सुना होगा, 2 दिन से चल रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा जी आ रहे हैं। हाँ। तो इससे कहीं ना कहीं फाइट बहुत टफ दिखाई पड़ रही है। अच्छा। और मुझे लगता है कि ऐसे ही किसी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को यहाँ से कांग्रेस को उतारना चाहिए, जो स्मृति ईरानी जी को टफ फाइट दे सके। क्योंकि इस हिसाब से ये लोग कह रहे हैं, बीजेपी वाले 400 पार 400 पार, तो ये लोग सिर्फ 400 पार इसलिए कह रहे हैं ना, ये लोग ईवीएम के सहारे हैं, ये लोग सीबीआई के सहारे हैं, ये लोग ईडी के सहारे हैं, और हम अलायंस वाले सिर्फ जनता के सहारे। अच्छा, विपक्ष के नाम पे यहाँ की 5 इस लोकसभा सीट में जो 5 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से 2 समाजवादी पार्टी के पास थी। जी जी। इस बार अभी राज्यसभा के चुनाव में वो दोनों विधायक जो हैं, एक विधायक ने तो खैर अगेंस्ट वोट कर दिया, और एक विधायिका वोट देने नहीं गई जो अमेठी सदर से हैं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ा आपके ऑर्गेनाइजेशन पे, और जो स्थिति है उसमें क्या फ़र्क पड़ा है। देखिए, वो वोट तो देने भी नहीं गई हैं, और उन्हें किसी केस में दिया भी नहीं है। तो अभी फिलहाल अभी इसके लिए उनके लिए तो हम लोग कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि जो ऑलरेडी वो पार्टी में है, और इसके खिलाफ जो भी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ही जो है उसका संज्ञान लेगा। नहीं तो इससे संगठन पे तो असर पड़ा होगा ना, क्योंकि इन लोगों के असर पड़ता है, क्योंकि आप वोट भी देने ना जाए, और फिर इससे पार्टी में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। कार्यकर्ताओं के इसमें काफ़ी नेगेटिव चीज़ें जाती हैं, तो उस हिसाब से उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी है वो कार्रवाई करेंगे। और हम लोग तो एक पार्टी के कार्यकर्ता एक सिपाही हैं, जो हम लोग अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। और अखिलेश जी को देखिए, बीजेपी का ग्राफ इस लोकसभा सीट में पिछले 3 चुनावों में अगर हम लें, 2009, 2014 और 2019, तीनों में स्काई रॉकेट की तरह बढ़ा है। इस चुनाव में उनका दावा है कि वो जो उनका पन्ना प्रमुख स्तर का संगठन होता है, उस तरह का संगठन वो सब जगह बना पाने में सफल है। तो उनकी जो सांगठनिक क्षमता है, प्रशासन में उनका मतलब उनकी सरकार है डबल इंजन की, यहाँ बड़ा मतलब लोकप्रिय नेतृत्व है, और ख़ुद ये जो यहाँ से स्मृति ईरानी जी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, और एक उनकी स्टार प्रचारक भी हैं। तो आपको क्या लगता है, ये मुकाबला अब उस तरह का नहीं बचा जैसा पिछले चुनाव में होता था। जी, मैं तो इस चीज़ों से फिलहाल सहमत नहीं हूँ। अभी आप यहाँ से कांग्रेस का कोई कैंडिडेट आगे दीजिए, फिर इसके बाद देखिए कि यहाँ पे किस तरह से स्मृति ईरानी जी को फाइट दी जाती है। और एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी वाले एकदम डर का माहौल क्रिएट कर देते हैं। अगर कहीं किसी तरह का आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई ईडी सीबीआई करके जिसका मिसयूज किया जा रहा है। और रही बात पार्टी अलायंस को लेके, तो उनके भी पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे वो समाजवादी पार्टी के हो, घर घर चौपाल लगा के वो पार्टी को मजबूत करने का, और यहाँ से जो बीजेपी जो कांग्रेस अलायंस में है उनको जिताने का काम करना है। ठीक है, थैंक यू। और सबसे आखिर में सबसे दिल खोल के जिसने बात की, वो कांग्रेस के बहुत पुराने लीडर जगदीशपुर इलाके के इन्होना के चौधरी वहाज साहब। चौधरी वहाज साहब की बात आप सुनेंगे तो आपकी समझ में सारी परिस्थिति आ जाएगी। उन्होंने 2 टूक कहा कि अगर रॉबर्ट वाड्रा को कांग्रेस यहां से भेजती है चुनाव लड़ने, तो वो इस सीट को हारा हुआ काउंट कर ले। साफ कहा। और उन्होंने कहा, भाई मैं लाग लपेट से नहीं कहूंगा, रोजे चल रहे हैं, मैं साफ बात कहूंगा। तो उनकी साफ बात सुन लीजिए और अमेठी का हाल समझ लीजिए। तो चौधरी साहब, अगर इस चुनाव में आपको क्या उम्मीद लगती है। अमेठी की सीट पिछली बार राहुल गांधी हार गए थे जी, उसके पिछले चुनाव में उनका मार्जिन काफ़ी घट गया था, जीते तो थे जी 1 लाख के आसपास। और उसके बहुत पिछले चुनाव में 2009 में बीजेपी 50,000 वोट भी नहीं था उसके पास जी। तो बीजेपी का ग्राफ बहुत बढ़ा है जी। और दूसरी ओर कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिरा है। तो अब इस चुनाव में, और अभी परिवार ने डिसाइड नहीं किया कि कौन आएगा। 2 दिन पहले रॉबर्ट वाड्रा ने ज़रूर बहुत सारे लोगों से बातचीत की है मीडिया में, और कुछ ऐसा रुख दिखाया है कि शायद वो आ सकते हैं क्योंकि राहुल गांधी वायनाड चले गए हैं। तो क्या तस्वीर आपको नज़र आ रही है अमेठी की। देखिए, कांग्रेस के पक्ष में तो
मतलब पहले भी आपको मैं पुराना बता दूं, जो अगली बार ये इलेक्शन हारे जी, तो हारे क्या, वो एक तरह से हरवाए गए क्या, ठीक। बाकी इलेक्शन वो जीते हुए थे। ठीक। दूसरे ये कि जो हमारी यहाँ से बसपा कमज़ोर हुई तो वो डू सब चला गया एक तरह से भाजपा में, तो वो कैंडिडेट वहाँ यहाँ से लड़ा नहीं। रही बात, इस बार पोजीशन बड़ी अजीब है, और बाकी ये है कि अगर राहुल गांधी, देखिए इलेक्शन यहाँ से साफ बात है, अगर लड़ते हैं तब तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन किसी के दूसरे के लड़ने से थोड़ा सा दिक्कत आएगी। क्या नाम है? अच्छा, हाँ, रॉबर्ट वाड्रा के आने से भी दिक्कत आएगी। बिल्कुल दिक्कत आएगी, इतनी आसानी नहीं रहेगी जो राहुल जी के आने से या रहने से रहती। क्या नाम है? अब मेरी राय वगैरह तो ये है कि इनको, राहुल जी को यहाँ से इलेक्शन लड़के उसके बाद फिर जब बाई इलेक्शन हो तब फिर रॉबर्ट वड्रा आ जाए सेकंड फेज के ऊपर। का नाम, फर्स्ट फेज पे राहुल जी ही यहाँ से इलेक्शन, ये हम लोग की सोच है। राहुल जी ही यहाँ आप लोग बहुत पुराने कांग्रेसी हैं, इतने ज़माने से कांग्रेस के साथ। नहीं, सही बात है। तो यहाँ समाजवादी पार्टी के 2 एमएलए थे 5 में से, जी, वो दोनों इस बार राज्यसभा के चुनाव में अपना रंग बदल गए। बिल्कुल सही बात। तो अब तो कांग्रेस के अपने एमएलएज हैं नहीं, बहुत समय से अब कांग्रेस के एमएलएज नहीं रहे हैं। सही बात। बल्कि कांग्रेस शायद एक सीट पे आपकी जगदीशपुर में रनर अप रह पाई है, बाकी तो कहीं रनर अप भी नहीं है। नहीं रही। तो सांगठनिक तौर पे भी बड़ी कमज़ोर लगती है कांग्रेस। बिल्कुल कमज़ोर है। अब बीजेपी ने जहाँ तक जो ये नई वाली बीजेपी मोदी जी के ज़माने की है, और स्मृति ईरानी ने यहाँ घर वर भी ले लिया है, और पन्ना प्रमुख के स्तर पर उनका संगठन है। नहीं, बिल्कुल सही बात। तो ये चैलेंज कितना फॉर्मिडेबल है? चैलेंज तगड़ा है, और बार बार हम यही कह रहे हैं कि यहाँ से राहुल जी को इलेक्शन लड़ना चाहिए। वो लड़ लें, जीत लें, उसके बाद चाहे किसी को दे दे, वो एक अलग मैटर है। तो लेकिन आपको इतना यकीन है कि राहुल जी लड़ेंगे तो जीत जाएंगे? हाँ, 100%। आप पुराने लोग हैं इसलिए कह रहे हैं, तो मैं आपकी बात को उसकी नहीं बिल्कुल। उसकी क्या वजह है, क्यों आपको लगता है? एक्चुअली कांग्रेस एक तरह से कांग्रेस में है, अगर देखा जाए, इनके जो पूर्वज रहे हों या इनके जितना भी यहाँ काम हुआ हो, सब ये जानते हैं कांग्रेस नहीं कराया है क्या। उन्होंने आज तक, आप यकीन मानिए कि जब से ये लोग आए हैं, कि कोई एक चीज़ करके दिखाया हो तो बताएं। टोटल यहाँ जो भी काम हुआ है वो राजीव जी के जब संजय जी के से शुरू हो गया था, फिर राजीव जी ने किया, फिर मैडम आई, फिर राहुल जी आए, सब ने ही यहाँ काम किया। अच्छा, बीएसपी ने अभी तक उम्मीदवार नहीं दिया है जी? कोई तस्वीर साफ नहीं है कि बीएसपी यहाँ उम्मीदवार देगी या नहीं देगी? हमको लगता है नहीं देगी, क्योंकि बीएसपी के बारे में शक रहता है कि वो थोड़ा बहुत बीजेपी से मिलजुल के चीज़ें तय करती है। तो अगर वो नहीं देती तो चुनाव और कठिन होगा। बिल्कुल, वो तो सब जो है, उनका जो वोटर है या वोट है, वो सब उसी भाजपा में जाएगा। तो फिर अगर वो भाजपा में जाएगा तब तो उनके पास इतना वोट हो जाएगा कि आप लोग कैसे मुकाबला करेंगे? अब यही तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि राहुल जी ही इसको फेस कर सकते हैं। अच्छा, ये जो यहाँ की सिचुएशन है और पोजीशन है, वो राहुल जी ही इसको फेस कर सकते हैं, बाकी दूसरा कोई भी नहीं, या प्रियंका जी फेस कर सकते हैं। ये 2 ही लोग जो है यहाँ फेस कर सकते हैं। भाई मैडम तो यहाँ चली गई है, कोई उनका मतलब नहीं रह गया, अब या तो प्रियंका जी लड़ें और या फिर राहुल जी यहाँ से इलेक्शन लड़ें, तभी यहाँ कुछ मामला हो पाएगा। बिल्कुल साफ बात, बिल्कुल क्लियर बात। और लोग अगर कोई कह रहे हैं, या कांग्रेस का वो चश्मा पहन के कह रहे हैं कि वाड्रा जी आ जाएं या कोई फलाने आ जाए, धमाके आ जाए, तो वो कोई इलेक्शन जीत नहीं पाएगा। मैं तो समझ रहा हूँ, कहना नहीं चाहिए, अपनी पार्टी के लोग, जमानत हमें बचानी मुश्किल हो जाएगी। तो ये तल्ख सच्चाइयाँ हैं जो अमेठी से निकल के मेरे आज के भ्रमण में, आज मैंने आम लोगों से बात नहीं की है, बहुत सारे इंटरव्यूज़ आप उसके बहुत सारे वीडियोज़ में देख रहे होंगे। आज मैंने ख़ास लोगों से बात की है, चूँकि मैं ख़ास बात कर रहा था और मैं उसे जनरलाइज नहीं करना चाहता था, समझना चाहता था कि दरअसल अमेठी के अखाड़े में विपक्ष की ताकत है कितनी और उसकी तैयारी क्या है। तो थोड़ी बहुत मानगी आपको इस कार्यक्रम से मिली होगी। भविष्य में दूसरे कार्यक्रमों को और दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इसी तरह से एनालाइज करते हुए आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।